सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसे समय पर आपको प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जब पूरा भारतवर्ष में लगभग 77 दिन चला लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है 4 जून 2024 को। निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जब बाबा साहब अपना अंतिम भाषण संविधान सभा में दे रहे होते हैं तो उसमें बाबा साहब एक आशंका जाहिर करते हैं। वो आशंका क्या है, विषय के रूप में आपके सामने लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक दल स्वयं को देश से बड़े मानने लगे, आज़ादी तो खतरे में पड़ ही जाएगी। यानी कि यहाँ पर कौन सा राजनीतिक दल है जो देश से बड़ा अपने आप को मानने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से आप महसूस कर रहे होंगे। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में और वर्तमान परिस्थितियों में क्या कुछ तालमेल है, तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जरूर आप सुनिए, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अगर वास्तव में आप राजनीतिक जनतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो राजनीतिक जनतंत्र को सामाजिक जनतंत्र में आपको बदलना होगा। साथ ही साथ बाबा साहब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं जिसको आज के इस संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें, पेज नंबर 147 से ये शुरू हो रहा है 149 तक। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यक्रम समापन भाषण होने के बाद भारतीय संविधान पारित हुआ, जिनका जिक्र हमेशा भारतीय संविधान के शिल्पकार के तौर पर किया जाता है, जो कि बिल्कुल सार्थक है। उन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उससे एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में आखिरी भाषण हुआ। बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बाबा साहब करते हैं, क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? कौन सा इतिहास, किस इतिहास को दोहराने की बात बाबा साहब करते हैं? पिछले अंबेडकर संदेश में जो बाबा साहब का पूर्व का स्पीच है, हम अंबेडकर संदेश नंबर 428, 29, 30, 31 और आज हम 432 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम बाबा साहब के स्पीच को कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? आखिर किस इतिहास को दोहराने की बात बाबा साहब कहते हैं? किस चिंता में बाबा साहब यहाँ पर डूबे हुए हैं सम्मानित साथियों, उस चिंता का कारण जानना बहुत जरूरी है। और इसी का जवाब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको मिलने वाला है। तो बाबा साहब कहते हैं, इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हुआ हूँ। जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भी भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक चिंताग्रस्त हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे अथवा अपने सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर पक्ष अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आज़ादी गंवाने का संकट आएगा ही, और इस बार आज़ादी गंवा बैठे तो वह हमेशा के लिए हाथ से चली जाएगी। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मैंने आपको बताया था कि बाबा साहब ने यहाँ पर किसने और कब भारत देश को धोखा दिया। कब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, कब मुगलों ने आक्रमण किया, कब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, कब स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का भी जिक्र बाबा साहब करते हैं। तो कब किसने धोखा दिया भारत देश के साथ में, ये हमने कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताया था। यदि आपने नहीं सुना है तो अंबेडकर संदेश नंबर 431 आप जरूर सुने। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर पक्ष अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आज़ादी गंवाने का संकट आएगा ही, और इस बार आज़ादी गंवा बैठे तो हमेशा के लिए हाथ से चली जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। अपने खून की आखिरी बूंद जब तक है तब तक अपनी आज़ादी की रक्षा का निर्धारण हमें करना ही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा, अर्थात उस दिन भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी, लोगों के लिए काम करेगी। लोकतांत्रिक परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा कोई दिया अगर भारत के अंदर तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब कहते हैं, तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि जनतांत्रिक संविधान का क्या होगा। उसे महफूज रखने के लिए ये देश समर्थ रहेगा या एक बार फिर वह अपनी आज़ादी गंवा बैठेगा। मेरे मन में आने वाला प्रश्न
आने वाला ये दूसरा ख्याल भी पहले ख्याल की तरह ही मुझे चिंता में डाल देता है। जनतंत्र क्या होता है ये भारत देश को पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। किसी जमाने में भारत में गणराज्यों की भरमार थी। अगर कहीं नौकरशाही थी तो चुनी हुई या सीमित हुआ करती थी, भी कभी भी आबाद नहीं थी। भारत को संसद अथवा संसदीय प्रणाली के बारे में पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। तो सामान्य साथियों, भारत में संसदीय प्रणाली कब थी, ये ऐतिहासिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तब सदन को अवगत कराते हुए बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, और उसी आधार पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली थी। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस वक्त न केवल संसद थी बल्कि संघ भी कुछ और नई संसद ही थे। आधुनिक युग में परिचित संसदीय कार्य प्रणाली के सभी नियम संघ को पता थे और वे उनका पालन करते थे। बैठने की व्यवस्था, विधेयक प्रस्तुत करने के नियम, प्रस्ताव, कामकाज के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्य संख्या, दल के नेता द्वारा आदेश देना, मतों की गिनती, मत पत्रिका के द्वारा मतदान करना, कटौती की सूचना, नियम से काम करना, न्याय व्यवस्था आदि के बारे में उनके पास नियम थे। संसद के काम के ये नियम बुद्ध द्वारा संघ की सभाओं के लिए प्रयोग में लाए गए थे। लेकिन देश में उस दौरान कार्यरत राजनीतिक विधानसभा की नियमावली से ही उन्होंने ये नियम स्वीकारे होंगे। सामान्य साथियों, महसूस कीजिए किस तरह से तथागत बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, वहां से सीख लेते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान में संसदीय जनतंत्र लाया गया। भारत ने जनतांत्रिक पद्धति गंवाई। अब क्या दूसरी बार भी वह उसे गंवाने वाला है, मैं नहीं जानता। लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के पैदा होने की, अर्थात तानाशाही होने का जबरदस्त खतरा है। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में क्या भारत के अंदर तानाशाही जैसी व्यवस्था महसूस करते हैं आप? क्या बाबा साहब की ये सटीक बातें लग रही हैं आपको? निश्चित रूप से आप कुछ महसूस जरूर कर रहे होंगे। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं हमें अवगत कराने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सामान्य साथियों, हम अगर सचमुच चाहते हैं कि केवल बाह्य रूप में ही नहीं बल्कि वास्तव में जनतंत्र अस्तित्व में आए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? मेरी राय में जो पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को ही अपनाने की ठान लेनी चाहिए। अर्थात क्रांति का खून से सना मार्ग हमें त्यागना होगा। बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब कहते हैं, और ये तथागत बुद्ध का दिया हुआ मार्ग है। क्रांति का खून से सना मार्ग हमें त्यागना होगा। इसका मतलब है कि कानून तोड़ना, असहयोग करना, सत्याग्रह, इन मार्गों को भी हमें दूर रखना होगा। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध नहीं थे, तब इन असंवैधानिक मार्गों को अपनाने का बड़े पैमाने पर समर्थन किया जाता था। लेकिन अब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध है, इसलिए इन असंवैधानिक मार्गों का समर्थन नहीं कर सकते। असल में ये मार्ग अराजकता फैलाने की शुरुआत हैं। जितने जल्दी हम उन्हें त्याग देंगे उतना ही हमारे हित में होगा। हम सभी को संगठनात्मक रूप से भी इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि हमेशा संवैधानिक मार्ग अपनाइए, और हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस संगठन के तहत आज अम्बेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है, सम्मानित साथियों, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली, ये संवैधानिक मार्ग को अख्तियार करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस पर हमारा अमल करना भी है जरूरी है। जनतंत्र के संवर्धन में जिनकी आस्था है, उन सबको जॉन स्टुअर्ट मिल की दी हुई जानकारी को ध्यान में रखना होगा। उनकी राय में व्यक्ति भले कितना भी महान क्यों ना हो, अपनी स्वतंत्रता उसके चरणों में अर्पण नहीं करनी चाहिए। साथ ही उस पर इतना विश्वास न करें कि वह प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की संस्थाएं ध्वस्त करने के लिए करें। अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी कोई सीमाएं होनी चाहिए। आयरिश देशभक्त डेनियल ओकारेल ने ठीक ही कहा है
कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कोई महिला अपने शील की बलि चढ़ाकर, अपनी इज्जत की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती। कोई भी देश अपनी आज़ादी की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। अन्य देशों की तुलना में भारत को सावधान रहने के इस इशारे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत में भक्ति का मार्ग अथवा विभूति पूजा अन्य किसी देश की राजनीति की तुलना में सबसे अधिक दिखाई देगी। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होता है। अधःपतन और अंततः तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं, यानी कि यहाँ पर इस बात को फोकस कीजिए सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में अगर भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा आपने किया तो तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होता है। इसलिए राजनीति में हमें व्यक्ति पूजा और भक्ति भाव को, धार्मिक चीजों को लाना नहीं चाहिए। अभी चुनावों के दौरान भी आपने कुछ शुरुआती दौर में जरूर इस तरह की चीजों को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें भक्ति भाव को, धार्मिक चीजों को यहां पर चुनाव के दौरान यानी कि राजनीति में नहीं लाना चाहिए, इससे अधःपतन होता है। तीसरी बात बाबा साहब कहते हैं, केवल राजनीतिक जनतंत्र पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए। अपने राजनीतिक जनतंत्र का हमें सामाजिक जनतंत्र में परिवर्तन करा लेना ही चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र की जड़ में अगर सामाजिक जनतंत्र की ताकत न हो तो अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सामाजिक जनतंत्र है क्या? बाबा साहब कहते हैं वो जीने की एक राह है। इसके जरिए स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक तरह के स्वतंत्र रंगों के रूप में नहीं सोचा जा सकता। इन तीनों का मिलकर एक संघ बनता है, यानी कि उनमें से किसी एक को अलग करने का मतलब जनतंत्र के मूल उद्देश्य को ही छोड़ देना है। समता से स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता को समता से अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता और समता को बंधुभाव से अलग नहीं किया जा सकता। समता के बिना स्वतंत्रता का मतलब है कि कुछ लोगों का बहुतांश लोगों के ऊपर प्रभुत्व करना। स्वतंत्रता के बगैर समानता निजी कर्तव्य के लिए मारक होगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और असमता अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे। उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पुलिस महकमे की जरूरत पड़ेगी। भारतीय समाज में दो बातों का सिरे से अभाव है। इस वास्तविकता को मानकर ही हमें शुरुआत करनी होगी। उनमें से एक है समता। हमारा समाज श्रेणीबद्ध विषमता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समाज में कुछ लोग ऊंचे स्तर के हैं और अन्य लोग निचले स्तर के हैं। आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज में कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है तो कई लोग अत्यंत घोर गरीबी में जीते हैं। 26 जनवरी 1949 के दिन हम एक विसंगतिपूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम हर व्यक्ति का एक वोट और हर वोट का समान मूल्य वाले सिद्धांत को मान्यता देंगे। राजनीति में सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मूल्य वाला सिद्धांत हम नकारते रहेंगे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी जीवन में हम और कब तक जिएंगे? आर्थिक और सामाजिक जीवन में हम और कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर अधिक समय तक हम उसे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र हम खुद संकट में डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस विसंगति को जितनी जल्दी हो सके हमें खत्म कर देना है, अन्यथा जिन्हें विषमता जनित बुरे परिणामों को झेलना पड़ता है वे बहुत परिश्रम से इस सभा द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक जनतंत्र की संरचना को नष्ट करेंगे। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यही प्रश्न है, बाबा साहब सामाजिक जनतंत्र का आधार क्या बताते हैं? सामाजिक जनतंत्र में क्या मानवीय मूल्य होने चाहिए, उनका जिक्र बाबा साहब ने यहाँ पर किया बहुत जोर देकर। तो आपको आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताना है, प्रश्न हमारा यही है कि सामाजिक जनतंत्र, राजनीतिक जनतंत्र किन मूल्यों पर, किन मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश
समाप्त करने से पहले हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को, जो कि बाबा साहब का ही भाषण है, 25 नवंबर 1949 का अंतिम भाषण है संविधान सभा का बाबा साहब के द्वारा, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए आप अपने स्तर से जरूर प्रयास कीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने का कार्य कीजिए। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। जो शेष भाग यहाँ छूट गया है, उस शेष भाग को अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।